पहले बिहार में एसआईआर का बवाल रहा, राजनीतिक कोहराम बिहार में मचा, इस वक्त पश्चिम बंगाल में वही कोहराम जारी है। और अब बारी आ गई देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश की। उससे 2 करोड़ 4 लाख मतदाता कम हो गए इस एसआईआर की प्रक्रिया से। यानी ये वोटर लिस्ट आई है, ये आप मान के चलिए, जब भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से हारने लगती है तो वो इंस्टीट्यूशंस के पीछे छिप करके वॉर करती है। दोस्तों, क्या यूपी में 2027 से पहले ही खेल हो गया है? लखनऊ कैंट से लेकर गाजियाबाद तक 2 करोड़ वोटर्स का नाम लिस्ट से गायब है। क्या यह सिर्फ एक टेक्निकल गलती है या सिस्टम किसी गहरी नींद में है? आज की इस वीडियो में करेंगे सिस्टम का असली पोस्टमार्टम। वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि ये आपके वोट की चोरी का मामला है। अरविंद जी, बंगाल का कलेश निपटा नहीं, उत्तर प्रदेश में महाकलेश की शुरुआत हो गई। वहां 91 लाख पे हाई तोबा मची, यहां तो 2 करोड़ 4 लाख का मामला है। और कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां 1/3 वोट साफ हो गया, 1/3 गो गॉन वेंट टाइप का। ब्रजेश पाठक जहां से चुनाव लड़ते हैं वह कैंट लखनऊ से, वहां 34% साफ हो गया। ऐसी ट्रिमिंग हो गई कि समझ ही नहीं आया। भाई 34% तो बहुत हो जाता ना। पूरा जिधर सिरहाना है विधानसभा क्षेत्र का उधर पैताना हो जाएगा, और जिधर पैताना है उधर सिरहाना। अरविंद जी, ये तो खेला कुछ बड़ा हो गया नहीं? मैं इस पे बोलता हूँ। देखिए अमिताभ जी, जिसको शोर मचाना पसंद है, जिसको विवाद करना पसंद है, वो शोर भी मचाएगा और विवाद भी करेगा। जो एसआईआर है ये चुनावी प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है, और ये इसलिए चलाया जाता है कि मतदाता शुद्धि हो और वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा सके समय से। इस देश के प्रथम कानून मंत्री बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि हर 6 महीने पर मतदाता शुद्धि और मतदाता अपडेशन का काम होना चाहिए। एक मिनट, इन सब विषयों पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं एसआईआर पर। मेरा मूल प्रश्न आज ये है कि एसआईआर होनी चाहिए नहीं होनी, इस पर तो हम बिहार के समय बहुत चर्चा कर चुके हैं और इस राय पर पहुंचे कि होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बात कही। मैं दूसरी बात पूछ रहा था, मैं समझना चाह रहा था कि वोटर लिस्ट को अद्यतन करना है, ठीक, यही ना विषय है क्या? 2-3 तरह की चीजें हैं जिसमें मतदाता कहीं दूसरी जगह चला गया, 2 जगह है, एक जगह विड्रॉ कर लिया, एक ही जगह रखा, या मर गया और सूचना नहीं हुई। इस टाइप की 2-3 चीजें हैं जिनमें ये अपडेशन होना है। सामान्यता तो ठीक चल ही रहा ना। अब उसमें मेरा जो है, जिसे हमारे बगल में गाजियाबाद में साहिबाबाद विधानसभा सीट है क्या, वहां 3,33,000 वोटर कट गया। मतलब इससे पहले क्या अंधेर कर दी थी? क्या था भाई? इस पर तो गुस्सा आएगा ना। 34,000 लोग पाए गए गलत, हटा दिए, समझ में आता। 3,34,000 हटा दिए विधानसभा से। इसके मतलब पहले कैसी सूची बनाई थी हैं? फिर तो ये हो गया अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे टाइप का मामला हो जाएगा। इस बात की कौन गारंटी लेगा? इसकी अकाउंटेबिलिटी कहां तय होगी कि 3,34,000 लोग इस लिस्ट में गलत आए कैसे? इसकी भी तो कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। या जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मैंने कैंट लखनऊ का उदाहरण दिया। ब्रजेश पाठक वहां से चुनाव जीते, 34% वोट हटा है। ये 34% अपात्र लोग लिस्ट में आए कैसे? मेरा आप सवाल ये है अरविंद जी। देखिए, आप बहुत सही कह रहे हैं। इतने नाम हट रहे हैं तो ये स्वाभाविक है कि जितनी शुद्धता से और जितनी गंभीरता से एसआईआर पहले होना चाहिए था वो नहीं था। और बहुत सारे एग्जाम्पल थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश से कोई दिल्ली में आता है, बिहार से आता है, उड़ीसा से आता है, तो उसके मूल स्थान पर भी नाम है और दिल्ली के अंदर भी नाम है। और सरकार के पास निश्चित रूप से ऐसा मैकेनिज्म नहीं था
चुनाव आयोग की बात करें तो, और न ही उसने समय पे इस काम को किया। लेकिन मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए। एक भी मतदाता का नाम जो भारत का नागरिक है और मतदान देने के योग्य उम्र में है, उसका नाम कटना नहीं चाहिए, और एक भी गलत व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में होना नहीं चाहिए। ठीक ठीक। भार्गव साहब, मेरा सवाल वही है, मैं इस बात से सहमत हूँ, सही का कटे नहीं, गलत का रहे नहीं, सारी बात ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा प्रैक्टिकल भी आदमी हूँ ना, मैं केवल सिद्धांत में नहीं विचरण कर सकता। मेरा सिर्फ सवाल कि लोकसभा में 3 लाख नाम कट जाए तब भी समझ में आती, विधानसभा जरा सी होती है, उसमें 3.25 लाख लोग फर्जी थे, गड़बड़ थे, क्यों थे? इसकी कौन जवाबदारी होनी चाहिए कि नहीं? आज अच्छा हो गया, ओके, लेकिन मेरा प्रश्न थोड़ा पीछे हटके है। उसी लिस्ट से हमने 22 में विधानसभा कराया, 24 में लोकसभा कराया, क्या दयाराम भार्गव? जी जी, अमिताभ भाई देखिए, हाँ। गाजियाबाद जिले का जो साहिबाबाद विधानसभा में स्वयं उसका वोटर हूँ। मैं गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी, दिल्ली से, नोएडा से और गाजियाबाद इंदिरापुरम से सटा हुआ है। मैं थोड़ा सा थ्योरी से आपको समझाना चाहूंगा, क्योंकि खोड़ा कॉलोनी 2015 से पहले जो ग्रामीण इलाका आया करता था, 15 लाख की आबादी थी और यहाँ ग्राम पंचायत हुआ करता था। मैं अपना भुक्तभोगी स्वयं का बता रहा हूँ। मेरे पड़ोस में जो है वार्ड सदस्य लड़ रहे थे, हमारे एक वार्ड में कम से कम जो है 1000 करीब वोट बना करता था। उसका कारण था, खोड़ा कॉलोनी एक ऐसा कॉलोनी बना जो कि भारत देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसमें लोग आके अप्रवासी नहीं रहे। सर्वाधिक यहाँ की आबादी खोड़ा जो साहिबाबाद विधानसभा में आता है, वहां पे बिहार पूर्वांचल के 70% लोग रहते हैं। आज भी कम से कम 18 लाख की आबादी एक खोड़ा कॉलोनी है, जिसमें मैं स्वयं मतदाता हूँ। और इस कारण बता रहा हूँ, साहिबाबाद का जो क्षेत्र लगता है, ये औद्योगिक क्षेत्र में लगता है, चाहे वो नोएडा में आता हो, चाहे दिल्ली में आता हो, चाहे गाजियाबाद का एरिया जो उद्योग क्षेत्र में आता हो। यहाँ सर्वाधिक प्रवासी आकर यहाँ रह रहे हैं, जो ज्यादा दिन रहे, जैसे कि मैं अमिताभ भाई अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ। लेकिन SIR में अम्बेडकर नगर का मेरे गांव का जो वोट इस बार कटा, मैंने स्वयं लिख के दिया, क्योंकि मैं प्रॉपर भी यही रह रहा हूँ, गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी। चलिए नगर पालिका हो, एक ही बार आपने खोड़ा का हम समझ गए, खोड़ा को बार बार ना भी कहो तो भी हम समझ गए, खोड़ा मैं जानता हूँ खोड़ा। हाँ, आपने एक बार खोड़ा का मैं जान गया, खोड़ा मेरे दिमाग में खोड़ा की तस्वीर आ गई भाई। हाँ, आज उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा इलाका है जिसको मुझे 5 बार सुनना पड़े? आप एक बार नाम लो, मैं उसका पूरा संस्कृति और भूगोल सब बता दूंगा आपको। मैं समझ गया खोड़ा। रवि प्रताप सिंह के पास चलूं, फिर भी एक बुनियादी बात कहूंगा। आज भैंस थोड़े दूसरे मूड की है। दयाराम भार्गव ने कहा खोड़ा, हम उनकी बात से सहमत हैं। खोड़ा की जो स्थिति है वो मैं जानता हूँ। एक 30 मीटर का प्लॉट है, उसके ऊपर 70 कमरे बने हैं, एक एक कमरे में 20-20 लोग रह रहे हैं। वो बड़ा विचित्र है मामला। उसको आप धारावी से ही इक्वेट कर सकते हैं, बाकी किसी से नहीं। लेकिन मैं इस बात से भी मानता हूं भार्गव की कि भाई इंडस्ट्रियल एरिया है, देश भर से आदमी आता है। लेकिन अरविंद जी आप भी ध्यान दीजिएगा, अगली बार ये प्रश्न आप पर भी आएगा। लेकिन कैंट तो सरोजिनी नगर भी नहीं है, कैंट में दयाराम भार्गव की भी एंट्री नहीं है। क्या? क्योंकि वहां ना तो फैक्ट्री है ना लेमन जूस बनाने की फैक्ट्री है, ना कोको कोला बनाने की फैक्ट्री है। वो तो वेल रिफाइंड, बहुत हाई प्रोफाइल इलाका है कैंट। वहां ऐसा तो नहीं कि गठरी मुठरी उठा के बिहार से लाखों आदमी आ रहा है और लाखों आदमी जा रहा, ऐसा रेला मेला कैंट में तो कहते नहीं। कैंट तो चारों तरफ से सील्ड है। जिन लोगों ने लखनऊ के कैंट एरिया को देखा है, किसी बड़े शहर के कैंट एरिया को देखा होगा, वो मेरे बात में सिर हिलाएंगे सहमति में कि हाँ ठीक कह रहे। क्या कैंट में कोई जे कॉलोनी नहीं? क्या कोई जनता फ्लैट का मामला नहीं उस इलाके में? ऐसा कुछ भी नहीं। CFL वाले बल्ब बनाने की फैक्ट्री नहीं, चप्पल बनाने की फैक्ट्री वहां नहीं। वो पुराना लखनऊ नहीं ना, वो कैंट है मेरे भाई। वहां 34 अब अरे रुक जाओ भैया, मोबाइल बाद में देख लेना यार, रुक जाओ, धैर्य रखो। 34% वोट कट गया। रवि प्रताप जी, कैंट में 34%
अपात्र लोग आए कैसे, बड़ा सवाल है। कैंट में ना कोई धरना होता है, ना प्रदर्शन होता है, ना रैली होती है, ना रेला होता है, ना मेला होता है, हैं? ना मौनी अमावस्या का मेला वहां लगता है, वहां तो कुछ भी ऐसा नहीं होता। शांत, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल डिसिप्लिन्ड इलाका है कैंट, जो आर्मी के प्रशासन में चलता है। रवि प्रताप जी, अभी तो प्रश्न को वहां 34% कैसे है? अमिताभ खोड़ा जी, में मैंने मान लिया, दयाराम भार्गव ने कहा, मैंने मान लिया कि पता ही नहीं लगता है कि कौन सुबह आ गया और कौन शाम को चला गया। ओके फाइन, बट व्हाट अबाउट कैंट? साहब जी, देश में कोई भी कैंट है, कोई भी कैंट है, वो पहले से एक विधा रही है कि जो लोग कैंट में सर्विस करते रहे हैं, सदर उनको वहां बसाया जाता था। और बहुत हिस्सा छावनी परिषद के जो अंदर में आता है, उसमें ना जो झुग्गी झोपड़ी बना सकते हैं, ना आप अनधिकृत तरीके से रह सकते हैं। वहां उसके अगल बगल में ना तो बड़ी इमारतें खड़ी हो सकती हैं, ना ही उसके अगल बगल में आपको पता होगा कि कोई भी किसी तरह की फैक्ट्री चल सकती है, क्योंकि कैंट को हमेशा पॉइंट सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आइसोलेट रखा जाता है। ऐसे नहीं क्षेत्र एक में मिनट रवि भाई, एक 34% मिनट जैसे आगरा कैंट है, बरेली कैंट है, उनसे लखनऊ का कैंट इस मामले में इतर है, चूंकि यहाँ रक्षा से एक मिनट रुको भाई, अरे एक मिनट रुको, रक्षा से जुड़े बहुत बड़े बड़े कार्यालय भी हैं बाकायदा वहां, बिल्कुल फोर्सेस का हेडक्वार्टर है वहां, इसलिए वहां ये गुटखा खा के थूका था कि नहीं हो सकती ना, ए गुड्डू आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये नहीं चल सकता वहां। हाँ अब रवि जी बताइए। अमिताभ जी, जी अमिताभ जी, 3 दशक तक मैं सेना के इंटेलिजेंस विंग में ही काम किया हूं, 3 दशक से ज्यादा। तो लखनऊ का कैंटोनमेंट बोर्ड है, इसके बीच में कैंट के बीच में मध्य कमान का ऑफिस है और सबेरिया भी है मध्य भारत का। तो वहां पे इस तरह की बातें बिल्कुल हो नहीं सकती। 45-46 यूनिटें हैं लखनऊ मध्य कमान के अंतर्गत। तो आप ये जान लीजिए कि जितना आज वोट इन्होंने कहा है SIR में, अगर इसको आप 403 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 3,32,33,000 आता है, और 3 लाख से ज्यादा वोट कट गया। तो बात तो प्रश्न उठती है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के निर्वाचन आयोग ने, जो प्रदेश निर्वाचन आयोग है अमिताभ जी हाँ, उसने 5 दिसंबर 2025 को अपना SIR करके, जो जुलाई में SIR किया था, फिर 2 बार कह रहा हूं, उसने जो अपना पब्लिश किया वोटर लिस्ट, वो 12 करोड़ 69,69,610 था सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में। और आज लगभग 13,40,42,000 आज जो मैं जोड़ पा रहा हूं, इतना भारत सरकार के निर्वाचन आयोग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में मतदाता है। अब ये बताइए कि अगर सब लोग जा करके बस जाते हैं तो मैं दूसरे जगह चलूं अगर, तो गुजरात के सूरत और अहमदाबाद में कहां पलायन होता है, वहां भी कटे। तो बात तो इसमें जरूर उठनी चाहिए कि ये कट रहा है तो क्यों कट रहा है, इतना क्यों कट रहा है। और एक डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर होता है, उसमें अगर ये रन कर देते तो निकल जाता। बनारस के क्षेत्र में 3,82,000 का राज्य निर्वाचन आयोग ने बोला कि डुप्लीकेट मतदाता है। वो मैं ऑथेंटिकेटेड डाटा कह रहा हूं कि 3 लाख लगभग 62,000 या 82,000 में गलत नहीं हूं तो, और वो केवल डुप्लीकेट मतदाता थे, जो कि राज्य निर्वाचन आयोग कहता है। आज आप कह रहे हैं कि जो 2,89,00,000 आप काटे थे, उसमें तो आपने उन लोगों को जो जोड़े हैं गए हैं, जो 1,14,00,000 डिस्क्रिपेंसी थी, माइनर डिस्क्रिपेंसी थी, वो आपने नहीं बताया। और आदरणीय नरेंद्र योगी आदित्यनाथ जी कहते थे कि लगभग 85% वोट भाजपा का कट गया, लगभग। यही लोग आज कह रहे हैं तृणमूल को कि उनको कैसे पता कि वोट तृणमूल का है कि वोट भाजपा का है। तो मैं ये प्रश्न आपके माध्यम से करना जरूर चाहूंगा कि वो ऑन द रिकॉर्ड कहे थे कि 85% वोट वो कैसे जाने। शायद वो समझते होंगे कि शहरी एरिया में मतदाताओं की संख्या ज्यादा कटी है और शहरी एरिया में बीजेपी की पकड़ ज्यादा है। ये तो भाजपा के लोगों को बताना। ठीक है, अभी रुकना होगा। नहीं, इसमें बकलोली भी बहुत हो रही है SIR पर, है ना। एक नैरेटिव बंगाल में चलाया गया कि सारे मुसलमानों के नाम काटे जा रहे हैं, हिंदू को नहीं कट रहे, ममता को हराना है, भाजपा के में मिल गए ज्ञानेश कुमार और कैंची लेके मुसलमानों के नाम काट रहे हैं। ऐसा नैरेटिव चलाया गया, यूपी में भी आया, सब आया, अखिलेश जी भी उस पर सक्रिय हुए ममता जी के समर्थन में। जब 91 लाख की लिस्ट आ गई, उसका तिया पांचा हुआ लिस्ट का रवि बाबू, तो मालूम उसमें क्या निकला? सर्वाधिक नाम हिंदुओं के कटे हैं। अब आप लोगों का नैरेटिव कहां गया? अब आपको कोई शर्मिंदगी भी नहीं, आप माफी भी नहीं मांगोगे। आप लोग, आप सिर ना हिलाओ, आप लोगों ने
2 महीने लगातार ये प्रचार झोंके रखा, दैया रे दैया, दैया रे दैया, मुसलमानों के नाम काट दिए बंगाल में, बंगाल मुसलमान विहीन करना चाहते हैं ये लोग, हैं मुसलमान भाग रहा है, दिस हो रहा, दैट हो रहा। जब रिजल्ट आया तो पता लगा हिंदू मतदाता साफ हो गए। अब अभी नहीं आएंगे तो सोच के रखो, उसको लिख लो, दोबारा में आएंगे तो फिर इकट्ठे बोल दीजिएगा। और मुसलमानों की तुलना में कई गुना ज्यादा नाम काटे गए प्रतिशत में, क्योंकि संख्या में नहीं, संख्या तो हिंदू की ज्यादा है तो ऑब्वियसली संख्या ज्यादा होगी। मैं परसेंटाइल में बोल रहा हूं। ये झूठा नैरेटिव फैलाया बंगाल में, जहां 7,000 मुसलमान का वोट कटा है वहां पर नहीं 17% मुसलमान का कटा है, तो पता लगा कि 80% इधर कट गए। 59 या 69% हिंदुओं का जो 91 लाख टोटल वोट कटे हैं पश्चिम बंगाल में, उसमें अकेले हिंदू हैं। और नैरेटिव क्या बनाया पूरे देश भर में कि मुसलमानों को वोट नहीं देना चाहता आयोग, इसलिए ये भी ठीक नहीं। अशोक यादव जी, अब कैसे भी कटे और कैसे भी जुड़े वो तो हो गई कहानी। क्या मूल बात ये है कि इसी लिस्ट से आपको भी लड़ना है, ओपी सिंह को भी लड़ना है। क्या बाकी तो किस्सा कहानी है, 2-4 दिन ANI देख के आप लोग बाइट दे दोगे, बाकी होने जाना तो कुछ है नहीं। ऐसा आप भी नहीं कर पाओगे कि 10 लाख आदमी कल सड़क पर उतार दो और जेल भर दो, ऐसा तो आप भी नहीं करोगे। क्या तो ANI आईएनएस के जरिए जितना हो सकता है संघर्ष उतना हो जाएगा, लेकिन अंत में इसी पर चुनाव होगा, जैसे बिहार में हुआ, बंगाल में हुआ, उत्तर प्रदेश में भी होगा। लिस्ट आपके सामने आई गई, तस्वीर आपकी समझ में आई गई। तो दोस्तों, आपने देखा यूपी का ये कड़वा सच। क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई तो हुंकार को सब्सक्राइब करें ताकि सच की ये गूंज रुकने न पाए। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।